हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे आपके राजनीति शास्त्र। हाँ जी हाँ दोस्तों, जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए आज आज कुछ अलग प्रश्न के टॉपिक में आपके साथ चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे राजनीतिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बस दोस्तों देर ना करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्लेटो के सिद्धांत के बारे में। आज कुछ इस टॉपिक पे हम लोग इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो ये आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। तो बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छे से अपना पेपर को तैयार करिए और प्रश्न को आप लोग ज़रूर देखते रहिए। चलिए चलते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। तो आज की हम वीडियो में पहले प्रश्न की ओर हम चर्चित करेंगे, यानी कि पहले प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम आपको यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में और इसकी आलोचना क्या है। तो सबसे पहले प्लेटो ने अपने ग्रंथ, यानी कि प्लेटो की जो ग्रंथ है उनकी रचना है दी रिपब्लिक। तो प्लेटो के जो ग्रंथ हैं उनकी दी रिपब्लिक है। इसमें इन्होंने न्याय को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। जो इनकी दी रिपब्लिक जो इनकी किताब दी गई है, यानी कि इन्होंने जो रचना किया है, इसमें इन्होंने न्याय के बारे में, न्याय को एक सर्वोपरि रखा है, यानी कि न्याय को इन्होंने सब कुछ माना है अपना। अब प्लेटो का मत था, एक आदर्श राज्य की स्थापना उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है, वृक्ष या पत्थरों से नहीं। यानी कि प्लेटो जी के अनुसार जो कही गई बातें थी वो इस प्रकार से था कि अगर एक आदर्श राज्य है, अगर उसमें हम स्थापना करते हैं तो जो एक आदर्श राज्य की स्थापना हम करते हैं तो उसमें रहने वाले जो मनुष्य होते हैं या उन व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, ना कि उन्होंने कहा कि वृक्ष और पत्थरों में की तुलना में नहीं कहा गया है। अब यहाँ पे आगे दिया है कि न्याय का पालन करना, शासक वर्ग द्वारा पक्षपात रहित न्याय करना, व्यक्तिगत हित के बजाय राष्ट्र हित को महत्व देना, सामाजिक राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य एवं सहयोग, व्यक्तित्व की राज्य के प्रति कर्तव्यपरायणता, स्वीकृत के प्रति लगन तथा राज्य के नियमों का पालन आदि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अमर संदेश हैं। यानी कि जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका है सामाजिक राष्ट्रीय एकता से, यानी कि जो उन्होंने राष्ट्रहित में अपना महत्व प्रदान किया है वो यहाँ से आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ तक आपका रहेगा। यानी इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इन संदेशों की महत्ता को हर विकसित एवं विकासशील देश महसूस करता है तथा उनकी आधुनिकता के ढांचे में ढालना चाहता है। प्लेटो ने तत्कालीन न्याय सिद्धांतों की पूर्ण आलोचना की थी। यानी कि जो इन्होंने न्याय सिद्धांत की प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांतों की पूर्ण आलोचना भी की थी उसमें, क्योंकि उन पर आधारित यूनान के नगर राज्यों की व्यवस्था बिगड़ रही थी। और प्लेटो ने एक तो थे थ्रेसिमेकस, सेफलाइस्ट और ग्लूकोन तथा पोलीमार्क्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। यानी कि प्लेटो ने इन महाशयों की न्याय के सिद्धांत पर इन्होंने आलोचना किया था। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग आएगा कि प्लेटो द्वारा न्याय का वर्गीकरण। फिर न्याय का वर्गीकरण कैसे किया है इन्होंने। प्लेटो के न्याय को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका आएगा सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय में हम लोग लिखेंगे थोड़ा बहुत कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति समाज के आदर्शों व सक्रिय सदस्य के रूप में सारे समाज को लाभान्वित करता है और समाज व्यक्ति के जीवन को समुचित योग देता रहता है। यानी इनके कहने का मतलब था कि आदर्श व सक्रिय राज्य
जो आदर्श व्यक्ति होते हैं और सक्रिय व्यक्ति होते हैं वो सारे समाज को लाभान्वित करते हैं और समाज के व्यक्ति के जीवन को समुचित योग देते रहते हैं। प्लेटो सामाजिक न्याय की कल्पना समाज के इस सिद्धांत में करता है, यानी कि करते हैं कि प्रत्येक वर्ग के लोग अपने विशिष्ट कार्यों में लगे रहे हैं और किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। यही होता है आदर्श व्यक्ति, यानी कि आदर्श व्यक्ति जो होते हैं वो तो अपने काम में लगे रहते हैं, किसी दूसरे के कामों में वो कभी तुलना नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं अतुलनीय होते हैं। फिर इसमें आपको वारकर जी के शब्दों में लिखा गया है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और जैसे उत्पादक, सैनिक व शासक, यानी उत्पादक, सैनिक व शासक वे एक दूसरे की आवश्यकता की भावना के कारण मिल जाते हैं और इस प्रकार संगठित समाज में अपने विशिष्ट कार्य को करते हुए उसे एक पूर्ण इकाई बना देते हैं, क्योंकि वह मानव मस्तिष्क की उपज एवं उसका प्रतिबिंब होता है। उपज जो मानव की मस्तिष्क है वो उसकी उपज है और जो उसका विचार होता है उसका प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो उन्होंने कहा है, प्लेटो जी ने दर्शाया है यहाँ पे कि जो संगठित समाज होता है वो अपने विशिष्ट कार्य करते हुए उस पर पूर्ण इकाई बना देते हैं। वो किस लिए क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एक उपज है, यानी कि अंकुरित होता है और जो उसका विचार होता है उसको प्रतिबिंब करने की उसको दर्पण बोलते हैं। तो उन्होंने इसके साथ तुलना करते हुए इन्होंने आदर्श मनुष्य के मस्तिष्क की भावनाओं को उन्होंने बताया है। ऐसे समाज के आधारभूत सिद्धांत का न्याय दिया है, यानी कि ऐसे समाज के आधारभूत सिद्धांत को उन्होंने न्याय के आधार पर न्याय का नाम दिया है। अतः स्पष्ट है कि प्लेटो ने अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांत में कर्तव्य का महत्व प्रदान किया है। प्लेटो नैतिकता के पक्षपाती था और उस समाज के सभी वर्गों द्वारा कर्तव्य पालन की ही सामाजिक न्याय मानता था। उसके बाद में फिर दूसरा आपका आता है इसमें व्यक्तिगत न्याय। पहला तो उन्होंने आपको सामाजिक न्याय बताया, दूसरा आपको व्यक्तिगत न्याय। अब व्यक्तिगत न्याय में इन्होंने क्या बताया है कि प्लेटो को व्यक्तिगत न्याय को सिद्धांत प्लेटो के मन की भावनाओं पर आश्रित है। कि प्लेटो ने जो व्यक्तित्व न्याय का सिद्धांत दिया है वो प्लेटो की, यानी कि उन्होंने अपने मन के भावनाओं को पर आश्रित दिया है। उनके अनुसार कहा गया है कि सामाजिक न्याय पर हर व्यक्ति अपने विशिष्ट क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और उस समस्त गुणों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। प्लेटो के आदर्श राज्य के सामाजिक विभाजन के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं। पहला तो आता है आपका ज्ञान, ये रहा। दूसरा मान होता है और तीसरा होता है वासना। ज्ञान को आप लोगों को पता है, मान का मतलब होता है जिसे हम सम्मान कहते हैं। वासना का मतलब होता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम अपने मन में उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको हमारे दिमाग में बैठा है, उसी को हम वासना कहते हैं। ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग साहसिक कार्यों को संपन्न करता है और वासना का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग उत्पादन संबंधी कार्यों को पूर्ण करता है। यानी कि जो ये वासना का इन्होंने आदर्श रूप दिया है वो किस पे दिया है इन्होंने उत्पादन संबंधी कार्यों को दिया है इन्होंने। यानी कि ये आपको किस पे दिया गया है, उत्पादन संबंधी कार्यों के तुलना में इन्होंने पूर्ण किया है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ग अपने अपने गुणों के अनुसार ही अपने कर्तव्यों का पालन करता है। फिर प्लेटो के न्यायिक विचार कौन कौन से हैं? इसमें प्लेटो के न्यायिक विचार को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला तो आपका आता है कल्याणकारी भावना ही न्याय। ये कल्याणकारी भावना ही न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय की भावना का आधार अन्याय नहीं हो सकता है।
अन्याय द्वारा दूसरों के हित संभव नहीं है और अन्याय आत्मीय घृणा को जन्म देता है। न्याय आत्मा का गुण है, वह कल्याणकारी भावना से प्रेरित होकर दूसरे को जन्म देता है। न्याय आत्मा का गुण है, वह कल्याणकारी भावना से प्रेरित हो दूसरों का हित करता है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्याय कल्याणकारी भावना है। यानी कि जो न्याय कल्याणकारी क्या करता है, न्याय कल्याणकारी भावना है। दूसरा आपका आता है आत्मा का गुण के रूप में न्याय, या किसे हम कहते हैं आत्मा के गुण न्याय के रूप में, यानी कि आत्मा का गुण न्याय के रूप में। प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का गुण है, यानी कि प्लेटो जी ने बताया है कि जो न्याय है वो आत्मा का गुण है। वह कला बिल्कुल नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि वह निश्चित, अस्थायी और निरपेक्ष है। प्लेटो जी के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति में न्याय की भावना संभवतः निहित होती है, उसको बाहर से लादा नहीं जा सकता है, वह तो मनुष्य के आत्मा की पुकार है। यानी कि उनके जो उन्होंने जो श्लोक्स दिया है, श्लोक्स का मतलब होता है नारा, यानी कि उन्होंने जो अपने रूप में उन्होंने बताया है, यानी उन्होंने कहा है कि वह तो यानी कि मनुष्य के आत्मा की पुकार है, क्या, उसके न्याय। तीसरा आता है नागरिकों को कर्तव्य के लिए प्रेरित करना। न्याय का अर्थ नागरिकों में कर्तव्य की भावना है। प्लेटो के अनुसार न्याय का संबंध मानव की आत्मा से है। उनका कहना है कि व्यक्ति जब तक अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करता रहेगा तब तक राज्य में न्याय की संभावना बनी रह सकती है। कि प्लेटो जी ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक तभी तक कहलवा जा सकता है जब तक कि राज्य में न्याय की समुचित व्यवस्था ना हो और मनुष्य कर्तव्य पालन ना करता हो। यानी कि उनके कहने का मतलब कि जो न्याय है राज्य में वो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन को करना चाहिए। तो ये होता है आपका नागरिकों के लिए कर्तव्य प्रेरक। चौथा आपका आता है कि नैतिक पर आधारित भाव। प्लेटो जी का कहना है इस पे कि न्याय मनुष्य के अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में निहित है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा है कि न्याय मानव का वह गुण है जो मनुष्य को धार्मिक बनाता है और इसी आधार पर प्लेटो ने कहा है कि न्याय कानून की अपेक्षा नैतिकता पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने कोटेशन दिया है। कोटेशन में इन्होंने दिया है क्या कि न्याय कानून की अपेक्षा नैतिकता पर क्या होता है, आधारित होता है। तो जिसमें इन्होंने कहा इसमें ये चीज़ें नैतिकता के आधारित भाव पर, यानी कि जुडिशियल ऑफ राइट वे बिलोंग्स टू जुडिशियल। तो यानी कि न्यायिक कानून की अपेक्षा नैतिकता पर आधारित है। पांचवा आता है कि व्यक्ति तथा राज्य में घनिष्ठ संबंध के रूप में न्याय, कि राज्य और घनिष्ठ संबंध, राज्य और व्यक्ति के रूप में न्याय जो होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि न्याय व्यक्ति तथा राज्य के घनिष्ठ संबंधों का नाम है। इस कथन के समर्थन में प्लेटो ने कहा है कि सिर्फ राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है और राज्य तथा व्यक्ति के हितों में कोई भेद नहीं है। अगर दोनों अपने अपने कार्यों का ठीक से पालन करते रहे तो दोनों एक दूसरे के हितों में पूर्ति कर सकते हैं। राज्य तथा व्यक्ति दोनों ही में ही सद्गुण तथा चेतना समान रूप से विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा गया है कि उत्तम राज्य का निर्माण उत्तम चरित्र के लोगों ही कर सकते हैं। प्लेटो जी के अपने शब्दों में कहा है कि राज्य ओक के वृक्ष या चट्टान से उत्पन्न नहीं होते। ओक का मतलब होता है बरगद, ओक का मतलब होता है बरगद, अपितु उनका उद्गम स्थल उसमें निवास करने वाले की व्यक्ति के आचरण से। छठा आपका आता है कि निर्दिष्ट कार्य करने का प्रोत्साहन। निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है, यानी कि प्लेटो जी के अनुसार कहा गया है कि निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है। प्लेटो जी में इस पे मत उन्होंने कहा है कि जब मानवीय तत्व ज्ञान, मान तथा वासना का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग अपने निर्दिष्ट सद्गुणों के अनुकूल कार्य करते हैं तो उसी को सच्चा न्याय कहा जाता है।
इसी का वर्णन सेबाइन जी के शब्दों के अनुसार कहा गया है कि न्याय वह बंधन है जो कि समाज के व्यक्तियों के रूप में समरूप संगठन में बांध कर रख सकता है, जिसमें विविध तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को अपनी नैसर्गिक योग्यता तथा शिक्षा के अनुसार अपने जीवन भार का कार्य दूर कर उसमें जीवन यापन करना चाहते हैं या करते हैं। 7वां नंबर आता है कि राज्य के आंतरिक भावना के रूप में न्याय। प्लेटो न्याय को राज्य की आंतरिक भावना के रूप में स्वीकार करता है। उसका कहना है कि न्याय एक विशिष्ट है जो व्यक्ति को एक दूसरे के मध्य राजनीति संबंध स्थापित करने के लिए अनुप्रेरित करता है। इसीलिए विद्वानों का कहना है कि न्याय द्वारा व्यक्ति के हितों को अपना हित समझने लगते हैं। यहीं पे वारकर जी ने कहा है कि राज्य के सद्गुण उसके सदस्य के सद्गुण है, यानी कि राज्य का जो सद्गुण है उसके जो सदस्य हैं उनके भी सद्गुण वही हैं, जबकि वे राज्यों के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। प्लेटो ने यहाँ तक कहा है कि राज्य का निर्माण ही व्यक्ति के हित की पूर्ति के लिए हुआ है। जो राज्य का निर्माण होता है व्यक्ति के पूर्ति होने के लिए ही होता है। फिर 8वां नंबर आता है एकता की भावना के रूप में न्याय। प्लेटो जी के अनुसार न्याय के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है और वह न मित्रों की भलाई की भावना रखता है और न शत्रु के लिए अहित की भावना रखता है। अहित का मतलब होता है किसी से कोई मतलब न रखना, यानी कि हित का मतलब होता है किसी के साथ ना दुश्मनी ना बैर करना। प्लेटो जी का मत है कि न्याय में एकत्व की भावना विद्यमान होती है और इसी एकत्व की भावना पर बाह्य वातावरण, वस्तुएं एवं समस्त ज्ञान आधारित होता है। फिर 9वां नंबर आता है कि मानवीय सद्गुणों के लिए अनिवार्यता। न्याय मानवीय सद्गुणों का एक अंग है और सद्गुण द्वारा ही मनुष्य अन्य मनुष्यों में अच्छा समझा जा सकता है। मानवीय सद्गुण के अंतर्गत बुद्धि, जो मानवीय साहस के सद्गुण होते हैं वो बुद्धि, साहस, आत्म संयम तथा न्याय आदि में तत्व आते हैं। यानी कि उनके अंदर जो होती है बुद्धि होता है, साहस होता है, आत्म संयम होता है तथा न्याय, ये चीज़ें आते हैं। जैसे आपके बात करें तो राष्ट्रपति हो जाते हैं, उसके बाद में फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये सारे आपके उसमें आते हैं। फिर आपके IAS PCS के अधिकारी। यानी कि प्लेटो जी के अनुसार कहा कि सर्वोत्तम व्यक्ति वही है जिसमें उपयुक्त चारों गुणों का समावेश है। तो ये चारों गुण उनमें क्या होता है, विद्यमान होता है। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये आपको चारों होने चाहिए। पहले बुद्धि होना चाहिए, साहस होता, आत्मसंयम होना चाहिए, उसके बाद में फिर आपका न्याय होना चाहिए। तो ये चारों आपके अंदर बिल्कुल होना ही चाहिए। आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था। अब इसमें आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये प्लेटो जी के अनुसार कहा जाएगा। आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था को प्लेटो ने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्लेटो ने न्याय की व्यवस्था करते हुए कहा है कि आदर्श राज्य में विवेक, साहस एवं तृष्णा आदि होनी चाहिए। विवेक का मतलब होता है बल बुद्धि, साहस का मतलब होता है अपने आप को मजबूत करना, तृष्णा का मतलब होता है किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव ना रखना। इसमें कहा है उन्होंने कि गुणों से संपन्न व्यक्ति ही निवास करते हैं। किसी एक ही व्यक्ति को यदि समस्त कार्य सौंप दिया जाए तो वह कार्य क्या करेगा, नहीं कर पाएगा और यह पूर्णतः निरंकुश हो जाएगा। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि जो पुरुष विवेक तत्व में से समान है वह प्रशासन कार्य भली भांति कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया है पूर्ण रूप से। आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिएगा कि जो पुरुष विवेक तत्व में संपन्न होता है वह प्रशासन की भली भांति कर सकता है और संरक्षण का कार्य करने वाले व्यक्ति को साहसी होना अनिवार्य है। जो संरक्षण का कार्य, जैसे बॉर्डर पे हमारे सिपाही तैनात होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर साहस होता है। तीसरा आता है और अंतिम हो जाए वह तृष्णा होता है, जो उत्पादक वर्ग का गुण है और दोनों उपयुक्त वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। पहला तो जो आपका क्या करता है, प्रशासन की भलीभांति कार्य कर सकता है, प्रशासन की भलीभांति कर सकता है शासन के तौर पे। उसके बाद में फिर आपका आता है इसमें
साहस जो हमारे वीर सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं उनके लिए चीज़ हमको यहाँ पे दर्शाया है। तो ये चीज़ें जो आपूर्ति करते हैं हम जिसकी, उसी को हम कहते हैं तृष्णा। तीसरा उसको हम कहते हैं तीसरा। परंतु उपरोक्त सभी वर्ग बिना विवेक के संचालित नहीं हो सकते हैं। विवेक का कार्य है कि वह साहस एवं तीसरा के प्रतिनिधित्व वर्ग का निर्देश है, जिससे वह जनता के हित में कार्य कर सके, और राज्य में यही न्याय का वास्तविक रूप है। उसका विश्वास है कि राज्य तथा व्यक्ति के हितों में कोई अंतर नहीं, अतः न्याय का तात्पर्य राज्य द्वारा जन कल्याणकारी कार्य करना है। उसके न्याय के अनुसार प्रमुख बातें हैं जो एक आदर्श राज्य में अपेक्षित है, निम्नलिखित रूप से है। पहला तो आता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय का अर्थ सेवा के भाव से लिया है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई है। दूसरा आपका आता है इसमें कि आदर्श राज्य का सर्वोत्कृष्ट न्याय है कि शासन के निस्वार्थ होकर लोक कल्याणकार के लिए निहित होना चाहिए, उस पर लगे रहना चाहिए। तीसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत सार्वभौम न्याय होना चाहिए, जो कानूनी न्याय से सर्वथा पृथक अस्तित्व रखता है, यानी कि उससे अलग रखता हो। और प्लेटो जी के अनुसार कहा गया कि सार्वभौम न्याय का अंग व्यक्ति की योग्यता अनुसार पदों का वितरण करना माना गया है। चौथा आता है कि सार्वभौमिक न्याय में आदर्श शासक का वह कर्तव्य हो जाता है कि वह नागरिकता की प्रगति के लिए विध्यात्मक परिस्थितियों का सृजन करे तथा उसके मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करे। पांचवा नंबर है कि प्रत्येक राज्य का प्रमुख आधार है न्याय का सिद्धांत, जो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है, और मनुष्य अपने प्रकृति पर प्रदत्त गुणों के अनुसार ही कार्य और न्याय की सीमाओं में ही रहे, यानी कि ये प्लेटो जी के अनुसार कहा गया है। छठा नंबर है कि प्लेटो के अनुसार दूसरे के कारणों में हस्तक्षेप करना और अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। सातवां नंबर आता है आपका कि प्लेटो के न्याय का वास्तविक रूप स्त्रियों की स्वतंत्रता में भी विद्यमान है, यह उन्हें दासता के बंधनों के ऊपर उठाना चाहता है। आठवां नंबर आता है कि प्लेटो ने अपने न्याय को सामाजिक एवं व्यक्तित्व नैतिकता के प्रतिबिंब से देखा है। दूसरे शब्दों में प्लेटो जी के अनुसार कहा गया है कि नैतिकता तथा न्याय एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो आप लोग देखते हो हेड और टेल, जिसे हम कहते हैं सन और पूतल। तो इसके दो पहलू माने गए हैं। नौवां नंबर आता है कि प्रशासनिक कार्यों में विवेक तथा बुद्धि का प्रयोग ही प्लेटो जी के अनुसार उचित न्याय है, यानी कि जो प्रशासनिक कार्यों के लिए है वो विवेक और बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। 10वां नंबर आता है आपका कि आदर्श राज्य में न्याय का असली रूप नागरिकों में कर्तव्य की भावना के होने में विद्यमान था। जो असली रूप होता है नागरिकों में वो कर्तव्य के लिए जो है वो भावना के रूप में विद्यमान होना चाहिए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की समीक्षा। न्याय सिद्धांत की समीक्षा क्या है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित है, वो आपको हम आगे बताएंगे। इसमें है कहा है आपको सेबाइन द्वारा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। सेबाइन ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना निम्न आधारों पर की है। कौन कौन सा है? पहला तो आता है इसमें कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अधिकारों की उपेक्षा की गई है। दूसरा कि यह मानव के बहुपक्षीय विकास में बाधक है। जो बहुपक्षीय का मतलब होता है उसके मान की मानव के पक्ष में ये बाधक है। तीसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत सद्गुणों का प्रदर्शन है। चौथा, प्लेटो की परिभाषा परस्पर विरोधी है। पांचवा नंबर कि इसमें गुणों की अत्यधिक महत्व दिया गया है। छठा नंबर है कि प्लेटो ने हस्तक्षेप की नीति का कट्टर विरोध किया है। फिर सातवां नंबर उन्होंने कहा है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूर्ण पृथक्करण की नीति का समर्थक है। फिर कहा है उन्होंने कि यह एकत्व के सिद्धांत का महत्व है। ये किसके द्वारा लिखी गई? सेबाइन जी के द्वारा कहा जा रहा है। प्लेटो के ऊपर प्लेटो राज्य में व्यक्ति का पूर्ण विलय मानता है, जो संभव नहीं, उन्होंने असंभव का रूप दिया है।
10वां नंबर है कि प्लेटो अपने सिद्धांत में व्यक्ति से आत्मसंयम तथा कठोर अनुशासन की अपेक्षा करता है। और 11वां नंबर में उन्होंने कहा कि प्लेटो ने निरंकुश दार्शनिक शासक का समर्थन किया है। यानी कि यहाँ पे आपको ये थोड़ा समझने वाली बात है कि प्लेटो अपने सिद्धांत में व्यक्ति में आत्मसंयम तथा कठोर अनुशासन की अपेक्षा करता है। यानी कि आत्मसंयम की बात करें तो वो सहने की बात सबसे ज़्यादा हो, अगर कोई कुछ बोले तो वो अपने ऊपर सहनशीलता बनाए रखें। कठोर अनुशासन सबसे ज़्यादा क्या करेगा, वो शासन में रहेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा वह। उसके बाद में फिर आपका आता है कि प्लेटो ने निरंकुश दार्शनिक शासक का समर्थन किया है। फिर नेक्स्ट आता है कि मनोवैज्ञानिक इच्छाओं की उपेक्षा की गई है। फिर इन्होंने वारकर जी के द्वारा न्याय सिद्धांत की जो समीक्षा किया है, इन्होंने वारकर जी ने क्या कहा है प्लेटो जी के ऊपर कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना प्रोफेसर वारकर ने इस प्रकार की है। पहला आपका इसमें इन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम वारकर जी ने कहा है कि प्लेटो का सामाजिक वर्गों का विभाजन व्यक्तित्व या व्यक्तिगत के रूप में विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। दूसरा उन्होंने कहा है वारकर जी ने, प्लेटो स्वयं भी सामाजिक वर्गों में पृथकता लाने के लिए उद्देश्य में से कहा था कि सभी व्यक्ति आपस में भाई भाई हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर में उनके स्वरूप को गढ़ते समय कुछ में सोना, कुछ के व्यक्तित्व में चांदी था, कुछ के व्यक्तित्व में लोहा पीतल डाल दिया है। तीसरा नंबर आता है, प्लेटो ने वर्गों के स्वाभाविक गुणों के आधार पर विभाजित किया है, परंतु वारकर जी का कहना है कि स्वाभाविक गुणों को परख करना बहुत कठिन है। फिर नेक्स्ट है आपका, वारकर कहता है कि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था में जातीयता तथा पृथकता को इतना प्रोत्साहन दिया है कि उसमें सामुदायिक हित का उद्देश्य बहुत पिछड़ गया है। यानी कि उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था के रूप में जातीयता एवं पृथकता को इतना प्रोत्साहन दे दिया है, जातीय भावनाओं को, कि उसके जो समुदाय के हित में है वो उद्देश्य में बहुत पिछड़ गया है। 5वां नंबर है वारकर के शब्दों में, आधुनिक युग के लिए प्लेटो का नैतिकता पर आधारित रहने वाला न्याय कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता है। यानी कि ये वारकर जी ने प्लेटो की नैतिकता पर आधारित, जो नैतिकता के आधारित पर उन्होंने अपना मत दिया था, वो खंडित करते हुए वारकर जी ने कहा है कुछ इस प्रकार से। अंत में कहा जा सकता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का दार्शनिक पक्ष कितना भी सबल क्यों न हो, परंतु उनके संपूर्ण क्षेत्र पर दृष्टि डालने पर हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि आज का मानव यदि वास्तव में मानव की संज्ञा को स्वीकार करना चाहता है तो आधुनिक युग की आध्यात्मिक संतोष देना चाहता है, राष्ट्र का नैतिक उत्थान चाहता है, तो न केवल व्यक्ति का वरन आज के सभी राष्ट्रों के को चाहिए कि वे प्लेटो का न्यायिक धारणा के इस अंश का कम से कम अवश्य पालन करें। यानी कि चाहे नेता हो या मंत्री हो, उनके लिए, सबके लिए भी ये चीज़ें रूल अपनाई जानी चाहिए, प्लेटो जी ने कहा है, जिसमें हस्तक्षेप की नीति की कल्पना बिल्कुल नहीं की गई हो, क्योंकि इसी में संपूर्ण विश्व की मानवता का कल्याण निहित होता है। तो ये आज के इस वीडियो में आपका प्रश्न था कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सा प्रश्न चाहिए, वो आपको ज़रूर अपडेट करा दिया जाएगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, और ये आपको बिल्कुल दिया जाएगा। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग जो सोल्यूशन आप मांगे उसका सोल्यूशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहेगा। और हाँ जी दोस्तों, अगर जिसको व्हाट्सएप से जुड़ना होगा, वो हमारे आपके यूट्यूब के स्टेटस वाले ग्रुप में, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपडेट करा दिया गया है, वहाँ से आप लोग लिंक को फॉलो करके ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आप लोग को पढ़ना आसान हो जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप से भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।